वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने लाइफ साइंस पेपर सेकंड के बारे में पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाया था। अब इसका ये पार्ट सेकंड वीडियो है फ्रेंड्स। पेपर सेकंड का ही पार्ट सेकंड है, क्योंकि फ्रेंड्स इतना लंबा सिलेबस कवर करने में एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको दूसरे पार्ट में बनाने के लिए कोशिश करा। अब देखते हैं कि अब हमने यहाँ पे तीसरे टॉपिक तक कवर करा था इसके पार्ट फर्स्ट वीडियो में। पार्ट सेकंड वीडियो में हमने अब थर्ड में हमने देखा था कि थर्ड में हम देख सकते हैं कि डीएनआर एप्लीकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। ये जो टॉपिक है एमपी सेट के किसी भी मतलब अगर बात करें तो किसी भी लाइफ साइंस के सिलेबस में ये मोस्ट टॉपिक होता है फ्रेंड्स। डीएनआर एप्लीकेशन जो होता है हमेशा कंपलसरी होता है, चाहे आप स्कूल ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या पीजी लेवल का। उनमें चाहे तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दोनों टाइप में डीएनआर एप्लीकेशन कंपलसरी होता है। इसमें से किसी भी एग्ज़ाम में भी इन बायोलॉजी फील्ड में एप्लीकेशन से एक दो क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, और उसमें डीएनए रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन से भी एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इस टॉपिक को हमें ज़्यादा कवर करना है। अगर देखा जाए तो ये टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। अब अगला बात करते हैं टॉपिक बी जो आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। तो ये ट्रांसक्रिप्शन से पहले की प्रोसेस होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन की इसमें पूरा कवर किया जा रहा है बी टॉपिक में। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से लेके पूरी उसकी मशीनरी एंड फार्मेशन, इनिशिएशन क्या क्या प्रोसेस होती हैं, आरएनए एडिटिंग है, आरएनए स्प्लाइसिंग है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन से थोड़ा पहले की प्रोसेस है फ्रेंड्स, है ना। तो इसको भी ये काफ़ी इजी टॉपिक है, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इजी स्टडी कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। में भी आपने पढ़ा भी होगा, ग्रेजुएशन लेवल में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। और प्रोटीन सिंथेसिस और ये ट्रांसलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। ये ट्रांसलेशन के बारे में राइबोसोम्स, फॉर्मेशन, इनिशिएशन, कॉम्प्लेक्स, सब आरएनए, टीआरएनए, अमाइनो एसिड टीआरएनए, ये सब फ्रेंड्स ट्रांसलेशन की बात कर रहा है। तो आप लोगों ने ट्रांसलेशन तो पढ़ा ही होगा। अब देखते हैं, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आदमी कवर करके चलेगा। इसके लिए कोई अब देखते हैं जो हमारा ये सेंट्रल ऑफ द जीन एक्सप्रेशंस एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशनल लेवल का जीन रेगुलेशन में हम जनरली रेगुलेशन देखते हैं। रेगुलेशन में और इसमें एक कुछ चीज़ें हैं। रेगुलेशन द एक्सप्रेशन ऑफ द फेज वायरसेस, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक जीन रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन एंड जीन साइलेंसिंग। अब आगे देखते हैं कि सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स। सिग्नलिंग से CSIR नेट हर साल एक या दो क्वेश्चन कवर करता है, वो भी 4 नंबर के। तो सेल सिग्नलिंग से एक दो क्वेश्चन आने ही आने, ज़्यादातर हमेशा क्वेश्चन आते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर से आते हैं। तो सेल सरफेस रिसेप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पिकअप किए जाते हैं किसी भी अदर एग्ज़ाम में। और अब देखते हैं सेल सिग्नलिंग में वही हार्मोन लेवल में हार्मोन एंड देयर रिसेप्टर, कैसे किस प्रकार के रिसेप्टर, जैसे आपको हमने बताया सेल सरफेस रिसेप्टर है या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर है, साइटोसोलिक रिसेप्टर है ना। यही चीज़ इसमें पढ़ी जाएंगी फ्रेंड्स। बहुत इजी टॉपिक है फ्रेंड्स। और इसमें जो बैक्टीरिया की टू कंपोनेंट सिस्टम है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। CSIR नेट में भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरियल के कीमोटैक्सिक स्टम्बल टाइप की, और ये फ्रेंड्स सॉरी ज़्यादा जस्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। ये बैक्टीरिया यहाँ पे हम देख रहे हैं बैक्टीरियल्स एंड प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसमें लाइट सिग्नलिंग्स इन प्लांट, बैक्टीरिया, कीमोटैक्सिक्स एंड क्वेरम सेंसिंग से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स।
अब इसके बारे में जब हम इसके पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको बताएंगे कि इसमें से कहाँ क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जल्द भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आने वाले नेक्स्ट ईयर में कहाँ से ज़्यादा प्रायोरिटी बन रही है क्वेश्चंस आने की। अब देखते हैं कि सेल कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स वही सब चीज़ें हैं कि सेल अधेशन और गैप जंक्शन, इसमें मेन जंक्शन के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। और जंक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। जंक्शन जैसे कि एंकरिंग जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ये गैप जंक्शन ये कम्युनिकेटिंग जंक्शन का एग्जाम्पल है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। 2018 या 19 में गैप जंक्शन से CSIR नेट में एकदम इजी वे में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। बस इसमें यही तीन जंक्शंस आते हैं फ्रेंड्स, जो एंकरिंग, ऑक्लूडिंग एंड कम्युनिकेटिंग जंक्शन है। उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा ये जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, थोड़ा सा हमें इसको देखना होगा, बाकी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है उसमें सिर्फ। और ये कैंसर से हमेशा दो क्वेश्चन आते हैं। कैंसर में दो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ये कैंसर से ऑन्कोजीन ट्यूमर सप्रेसर जीन, कैंसरस सेल में क्या क्या रोल होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में किस प्रकार का म्यूटेशन होता है, ऑन्कोजीन में किस प्रकार का म्यूटेशन होता है, सिर्फ यही पूछा जाता है फ्रेंड्स। और आरबी जीन का क्या रोल है, P53 जीन का क्या रोल है, इनमें से कौन ऑन्कोजीन है, इनमें से कौन प्रोटो ऑन्कोजीन है, ये सिर्फ यही क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब तीसरी बात करते हैं अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ये हमारा है, अगर बात करें तो इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है बायोटेक्नोलॉजी से या फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट काफ़ी इसको तो पढ़े ही होंगे। इनैट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, कंपलसरी टाइप के आते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में उस लेवल से पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इनैट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। इनैट इम्यूनिटी होती है जो बर्थ से प्रेजेंट होती है, जो हमारे बिना किसी इन्फेक्शन से पहले हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो इनैट इम्यूनिटी कहलाती है। अगर इसे अलग शब्दों में कहें तो ये प्रेजेंस इन बर्थ, जन्म से ही मौजूद होती है। अडाप्टिव इम्यूनिटी जब हमें किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है फिर हम किसी भी तरह का एंटीबॉडी लेते हैं, वो अडाप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। अब इसमें देखते हैं एंटीजेनिसिटी की बात कर रहा है एंड इम्यूनोजेनिसिटी में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है। बी सेल, टी सेल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ग्रेजुएशन लेवल में। और हाँ, एमएससी मॉलिक्यूल्स में ओवरऑल पढ़ाऊँगा, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आने एमएससी क्लास फर्स्ट एंड एमएससी क्लास सेकंड से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब देखते हैं कि अब आगे इसमें से ज़्यादा क्या है, ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इनमें जनरल सा इंट्रोडक्शन टाइप का आता है फ्रेंड्स। मेन जो क्वेश्चन आने का आपका वो है तो बी सेल और टी सेल और एमएससी मॉलिक्यूल्स। इम्यूनिटी में थोड़ा सा पूछता है कि पैसिव टाइप की इम्यूनिटी है, किस प्रकार की इम्यूनिटी है, बस और कुछ नहीं। अब ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग बैक्टीरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, और हो गया फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा वो नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्वेश्चन को देखना कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी ज़रूर थोड़ी सी आप लोगों के लिए नया होगा, इवन क्योंकि जो CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए इजी होगा, क्योंकि वो ये सब्जेक्ट कोचिंग के दौरान या फिर लाइफ साइंस का जो CSIR नेट का सिलेबस है उसके थ्रू स्टडी करते हैं। अब देखते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको इजी वे में पढ़ाऊँगा और सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ाऊँगा जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आना है। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसमें कहा पोटेंसी और कम्युनिकेटिव स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेटिक्स, ग्रेडियंट्स और सेल फेट, सेल्स एंड लाइनेज
स्टेम सेल्स, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते फ्रेंड्स। इसको आपको ज़्यादा इसमें अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन से देखना होगा फ्रेंड्स। फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट में क्या कैल्शियम का रोल होता है, फर्टिलाइजेशन कैसी है, किस प्रकार का है, उस हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल। किस प्रकार की स्टेज होती हैं, जाइगोट, जाइगोट के बाद क्लीवेज, क्लीवेज के बाद कौन कौन सी स्टेज आती हैं, एक इनका सीक्वेंस आता है, मारूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, जो स्टेजेस आती हैं उस हिसाब से इसमें क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कि ब्लास्टूला कितने सेल की स्टेज को कहते हैं, मारूला कितने सेल की स्टेज को कहते हैं, बस यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑन्कोजेनेसिस इन एनिमल। अगर इसको आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के लिए नया है, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। लेकिन हमेशा जो CSIR नेट का हमेशा फेवरेट रहा है फ्रेंड्स, वो रहा है बल्बा फार्मेशन। बल्बा फार्मेशन का मैं एक छोटी सी क्लास लूँगा, उसमें आपको मैं इतना इजी वे में समझा दूँगा फ्रेंड्स कि कितना इजी तरीके से बल्बा फार्मेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन सी एक हाइपोब्लास्ट सेल्स होगी या कंप्लीट बल्बा बनेगा। आप इजी वे में उसे डिफाइन कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा मेटामॉर्फोसिस में आते हैं कि मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंट लार्वल की, थोड़ा मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बार सेट में आया था ये क्वेश्चन कि मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा, उसमें टैडपोल के मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका एग्जांपल था फ्रेंड्स थायरॉक्सिन। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स जो हम आपको बताएंगे। आपके लिए हम क्वेश्चन पेपर ही लेके आएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि आने वाले नए वीडियो आपको समय पे मिल पाएँ और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से मजबूत कर पाएंगे। और इसमें होते मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट, इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये सिंपल सा रूट एंड शूट के बारे में थोड़ा सी स्टडी करनी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शूट एंड रूट, एपिकल मेरिस्टेम, शूट एंड रूट डेवलपमेंट। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, वही सब पुरानी चीज़ें ही हैं। और प्रोग्राम्ड सेल डेथ ये एंड एजिंग एंड सेनेसेंस, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है फ्रेंड्स। ये प्रोग्राम सेल डेथ जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम जो सेल डेथ होता है फ्रेंड्स, ये जस्ट 1 मिनट। ये देखते हैं फ्रेंड्स हम प्रोग्राम सेल डेथ वही होता है फ्रेंड्स जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस को ही प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। एपोप्टोसिस में ये देखा जाता है फ्रेंड्स कि कौन सा इंट्रिंसिक पाथवे है, कौन सा एक्सट्रिंसिक पाथवे है, कौन सा डेथ पाथवे है और कौन सा एक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है। और इसमें कैस्पेज का क्या रोल है, कैस्पेज 8 का, कैस्पेज 9 का, कैस्पेज 3 का, यही सब फ्रेंड्स इसमें पढ़ते हैं कि किस प्रकार से काम करते हैं। और इसमें जो मेन इसमें कैस्पेज का रोल देखते हैं, कौन से एक्सक्यूटिनर पाथ कैस्पेज हैं, कौन से नहीं हैं, बस इसी में से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फैगोसाइटोसिस जैसे इसमें एक प्रोसेस पाई जाती है, ऑटोफेजी की प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं आगे सिस्टम फिजियोलॉजी में सिर्फ सिस्टम फिजियोलॉजी में हम पूरा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे फोटोसिंथेसिस में तो लाइक हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं, मैकेनिज्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनके इनहिबिटर से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और सबसे कंपलसरी इस टॉपिक से फ्रेंड्स कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे।
मैकेनिज्म्स ऑफ CO2 का फिक्सेशन में कौन कौन सी C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैंप पाथवे जो भी इन्वॉल्व हैं, तो किस प्रकार का और इनका क्या प्रोडक्ट बनता है, कौन से CO2 एक्सेप्टर होते हैं और C3 का क्या लास्ट प्रोडक्ट है, C4 का क्या लास्ट प्रोडक्ट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और इनमें से कौन कौन से स्टेबल प्रकार के कंपाउंड्स बनते हैं, कितना ATP का कंजप्शन होता है या कितनी ATP रिलीज होती है ना, लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नहीं, बस यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं, इतना ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता है सेट फ्रेंड्स। सिंपल सा वन लाइन में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन में क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेस, फोटो रिस्पायरेशन एंड रेस्पायरेशन एंड फोटो रिस्पायरेशन, तो इसमें क्या मीन्स साइट्रिक एसिड साइकिल से एक दो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर उसमें से इसके एंजाइम से आते हैं फ्रेंड्स, कि कौन से एंजाइम कहाँ पे कार्य करता है, जैसे सक्सिनेट, थियोकाइनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलोनेट, फ्यूमरेट, इस प्रकार के जो कंपाउंड बनते हैं तो इसके लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बस वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज़रूर है कि इसमें वाले इनहिबिटर नहीं लिखा हुआ फ्रेंड्स, लेकिन इन्हीं के इनहिबिटर से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे फ्यूमरेट से और जब मेलेट बनता है तो उसके बीच में एक मेलोनेट जो इनहिबिटर होता है वो इनहिबिट करता है, वहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें लिखा नहीं कि इनहिबिटर आएंगे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्लांट हार्मोन कंपल्सरी, सबसे ज़्यादा बायोसिंथेसिस प्लांट हार्मोन आपके जो 5 प्रकार के जो जनरली चलते हैं फ्रेंड्स, जिसकी जनरली स्टडी की जाती है, की गई है कंप्लीट तरीके से, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी फाइंड आउट किया गया, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे आपका इथाइलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एस्बेसिक एसिड हो गया एंड जिबरेलिन हो गया, इन 5 को बारे में ही पढ़ेंगे। इन्हीं में से एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, सिंपल सा बिल्कुल। और फिर इसमें आता है सेंसरी, अब तीसरा है सेंसरी फोटोबायोलॉजी, इसमें से वही फाइटोक्रोम्स के जो मैकेनिज्म्स होती है कि फाइटोक्रोम्स के बारे में ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं फोटोट्रोपिन वगैरह से, पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे। और ये सैल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन से कुछ क्वेश्चन आए, किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट पढ़ना हमें ज़रूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी पढ़ना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जितने कुछ प्लांट हार्मोन होते हैं फ्रेंड्स वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो वो दोनों आपस में थोड़ा सा कोरिलेट होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड प्लांट हार्मोन, है ना। क्योंकि कुछ जो फ्रेंड्स देखें तो टर्पिनॉइड्स कंपाउंड होते हैं, जैसे हमारा एब्सिसिक एसिड हो गया और जिबरेलिन हो गया, ये सब टर्पिनॉइड कंपाउंड है। क्योंकि टर्पिन जो होता है वो अगर कहें तो आइसोप्रीन यूनिट का पॉलीमर होता है, तो उसी में से टर्पीन बनते हैं। तो जैसे कि एब्सिसिक एसिड में 15 कार्बन होते हैं, तो वह एक टर्पीन का कंपाउंड है। अब देखते हैं कि स्ट्रेस फिजियोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, प्लांट का अगर रिस्पॉन्स रहता है, किस प्रकार के रिस्पॉन्स मिलता है कुछ कंडीशन में, कि किसी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है, पैथोजन अटैक करेंगे तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। अब देखते हैं कि एनिमल फिजियोलॉजी से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड हीमोपोइसिस होगा, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसमें से आते हैं क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट है ब्लड का वो हीमोग्लोबिन ही है। इनकी हीमोग्लोबिन की कोऑपरेटिविटी से आ सकता है, हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, ये सब चीज़ें हमें आती हैं फ्रेंड्स। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से मेन सभी अगर जो फेवरेट रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर फेवरेट रहा है तो ECG ही फेवरेट रहा है सबसे ज़्यादा। कार्डियक साइकिल में आता है कि हार्ट रेट और कितने सेकंड की हार्ट बीट होती है, कितने सेकंड में सिस्टोल होता है, कितने सेकंड में डायस्टोल होता है, इसका कुछ एक मैथमेटिकल तरीका भी है निकालने का फ्रेंड्स, लेकिन इतना डीप में नहीं पूछता है। अब देखते हैं कि अब
अगला देखते हैं कि इसमें से जो मेन कंपलसरी है फ्रेंड्स ईसीजी और हार्ट बीट, इसमें से ही 2 क्वेश्चन आने हैं, इसके अलावा ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं आने हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी स्पीसीज इतना ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं फ्रेंड्स। और हमको पूरा टॉपिक अगर पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर जो टॉपिक नहीं आता है उसको ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश ना करें। अगर नहीं आ रहा पढ़ लें, लेकिन ज़्यादा उसमें फोकस ना करें, अपना समय को बर्बादी ना करें उसमें। अब इसमें आता है नर्वस सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्वस सिस्टम से जो न्यूरल कंट्रोल मसल्स एंड टोन पोस्चर्स, इतना ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सेंस ऑर्गन से पूछा जाता है और हमारी जो क्रेनियल नर्व है उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में थोड़ा सा एक आध 2 क्वेश्चन आते हैं। अमोनियोटेलिक जैसे टाइप के हो गए, इसमें से आते हैं। और थर्मो रेगुलेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लगता है कि यहाँ सेट है तो इसके बारे में डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी डीपली पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जनरली अगर 12th की NCERT भी उठा लेंगे ना तो पूरा आपका सिलेबस कवर कर देगा, पूरा सिलेबस कवर कर देगा। और एंडोक्राइनोलॉजी मोस्ट टॉपिक है फ्रेंड्स। एंडोक्राइनोलॉजी हमारे ख्याल से आप स्कोप को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। एंडोक्राइनोलॉजी से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं कैसे, डक्टलेस होती हैं या डक्ट होता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें। और हार्मोन का क्या क्या एक्शन होता है, हार्मोन के रोल्स और उनकी कमी से डिजीज़, उनके हाइपोसेक्रेशन एंड हाइपर सेक्रेशन से कौन सी डिजीज़ होती है और कौन से ग्लैंड का कौन सा हार्मोन सेक्रेटिव है, सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। और कौन से हार्मोन पॉजिटिव रेगुलेट करते हैं और कौन सा नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ये क्वेश्चन। तो आप ये बातें ज़रूर नोट कर लें फ्रेंड्स कि कोई भी हार्मोन होगा सारे नेगेटिव फीडबैक देते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सिर्फ एक ऐसा अकेला हार्मोन है जो पॉजिटिव फीडबैक देता है। अब इनहेरिटेंस बायोलॉजी में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें मेंडेलियन के लॉ से क्वेश्चन, इनहेरिटेंस बायोलॉजी वही मेंडेलियन के लॉ में फ्रेंड्स कि मेंडेलियन प्रिंसिपल में कौन सा डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ द एलीलिक मल्टीपल, ये तो सिंपल से क्वेश्चन, आप इसे स्टडी कर लेंगे तो ये बन जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इसमें मेन कोडोमिनेंट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, जिसका एग्जांपल मिराबिलिस जलापा है फ्रेंड्स। और इसमें प्लियोट्रॉपी क्या है, मल्टीपल जीन का मल्टीपल फंक्शन में प्लियोट्रॉपी के अंतर्गत आते हैं और इसका एग्जांपल क्या होता है। लेकिन इसमें से आपको देखना होगा कि लिंकेज से क्वेश्चन आते हैं, सेक्स लिंकेज से क्वेश्चन आते हैं। मेन लिंकेज इसमें आपको नोट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, लिंकेज से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जीन मैपिंग की बात करें तो जीन मैपिंग मेथड से भी इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये ज़्यादा हमें पढ़ लेना है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमें पढ़ लेना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के जीन्स के बारे में, किस प्रकार के इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ये माइक्रोबियल जेनेटिक्स आ गया। माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन हमें ज़्यादा यहीं से एकदम सीधे और डायरेक्ट टाइप के मिल जाएंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो अब देखिए, हम इसकी बात करें माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ये सब प्रोसेस फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से रहे होंगे, चाहे जूलॉजी से रहे होंगे या फिर बायोटेक्नोलॉजी से रहे होंगे, अगर बायोलॉजी फील्ड से रहे होंगे तो इन प्रोसेस को आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है, इन्हीं के थ्रू आते हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 1928 में जो दिए थे उन्होंने, कॉन्सेप्ट दिए थे और माइस के ऊपर उन्होंने अपने कई तरीके के प्रयोग किए थे। वही फ्रेंड्स, वही सब प्रोसेस है, उनको आपको स्टडी करना, थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से, इजी वे में आप, इसमें यही पूछेगा कि कैसे किल्ड वैक्सीन को लगाया गया तो माइस की डेथ हुई या नहीं हुई, बस यही पूछा जाएगा।
ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो पेडिग्री, ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो पेडिग्री एनालिसिस, CSIR का एकदम पेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पेडिग्री आएगी ही आएगी। 2020 में देखा गया है फ्रेंड्स कि इसमें से पेडिग्री का सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन आया था, वो भी 2 नंबर का। लेकिन अगर इसके पहले 6 नंबर के ज़रूर आते थे, एक 4 नंबर में और एक 2 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना था। एक इसकी प्रोबेबिलिटी से आता था और एक पेडिग्री एनालिसिस से आता था 4 नंबर में। लेकिन इस बार सिर्फ बाईलिंक का आया था, एग्जाम्पल आया था। और लेकिन हर एग्ज़ाम के लिए पेडिग्री कंपलसरी होता है उसमें। और इसमें स्कोर, लिंकेज, टेस्टिंग एंड कैरियोटाइप, जेनेटिक्स एंड डिसऑर्डर, कुछ जेनेटिक टाइप के डिसऑर्डर जो होती है, डिसऑर्डर से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। इसके डिसऑर्डर के क्वेश्चन 100%, 110% क्वेश्चन एक डिसऑर्डर से आना ही आना है 100%। मैं आपको जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स तो आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ओवरऑल कंप्लीट ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ के बारे में मैंने नोट्स बना रखी है, उसमें आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी आपको वो नहीं मिलेगा। और किस एंजाइम की कमी से वो डिज़ीज़ होती है, जेनेटिक डिज़ीज़, वो भी मैं उसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए वो आप इजी वे में उसकी भी नोट बना सकते हैं अगर चाहें तो। और ये आपको थोड़ा सा अगर अगले की बात करें तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का उतना ज़्यादा पढ़ने की आप ज़रूरत नहीं है। QTL मैपिंग पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाएगी आप लोगों को अगर आपने नहीं पढ़ा तो। म्यूटेशन सब हमारे ख्याल से आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। म्यूटेशन में हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है तो CSIR का जो पेड रहता है फ्रेंड्स तो वो रहता है इन्वर्जन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अब इसको मैं बताऊंगा, लेकिन सेट का पैटर्न जो होता है बहुत इजी वे में होता है फ्रेंड्स, तो उसको भी मैं बताऊंगा किस प्रकार के लीथल जीन कैसे बनते हैं, कैसे कंडीशनल बनते हैं, किस प्रकार का, क्योंकि अगर हेट्रोजाइगस प्रकार का म्यूटेशन होगा, हेट्रोटाइप का म्यूटेशन होगा तभी लीथल जीन बनेगी, वरना अगर होमोजाइगस होगा तो किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। इसमें 4 प्रकार जो इसके 4 टाइप पढ़ने पड़ेंगे फ्रेंड्स हमें, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन और भी 2 टाइप होते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्ट्रेक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो ये वही जो हमने बात किया था, डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, इन्हीं चारों को पढ़ना होगा। और प्लॉइडी से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एलोटाइप का एग्जांपल क्या है, जैसे वीट एक एलोटाइप का एग्जांपल है। बस वही से क्वेश्चन पूछा कि इसमें क्या कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, कितने ऑटोजोम्स हैं, बस यही पूछा जाएगा प्लॉइडी में। और अब आगे डिस्कस करते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्शन में ये क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आप रिकॉम्बिनेशन उसको कवर कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑलरेडी रिकॉम्बिनेशन कवर हो जाता है। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। अब डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ द मेथड ऑफ द टेक्सोनॉमी जो वर्ड था कार्ल लिनियस ने दिया था। टेक्सोनॉमी से 1-2 क्वेश्चन आते हैं बट उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जनरली सेट में ये ज़रूर होता है फ्रेंड्स कि कौन सा टर्म किसने दिया, कौन सा कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया और किस साइंटिस्ट का क्या इन्वेंशन है, ये चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स। और ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें कि किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी, ये इसमें प्लस पॉइंट है कि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें किसी भी साइंटिस्ट की डिस्कवरी को भी माइंड में लेके चलना है, उसे मेमोराइज करना है कि किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो हमें ज़रूर देखना होता है फ्रेंड्स। लेकिन इजी वे में आता है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि बहुत डीपली आएगा। जो सिंपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे हिस्टोरिया प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम और द स्पीसीज, मतलब किस साइंटिस्ट ने लिखी, बस यही क्वेश्चन आएंगे इन बुकों को किसने लिखा है। जैसे जेनेरा प्लांटेरम शायद बेंथम एंड हुकर नामक साइंटिस्ट ने लिखा था। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इस बुक को किसने लिखा, इस बुक को किसने लिखा।
अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर फॉर्म्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू बेसिक चीज़ें इसमें, टिश्यू एंड ऑर्गन एंड सिस्टम्स, कंपैरेटिव एंड एनाटॉमी, एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव मॉडिफिकेशन। ज़्यादा इजी टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें भी ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि जो हमारा इकोलॉजी से भी ज़रूर कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे ख्याल से आउटलाइन, क्लासिफिकेशन, प्लांट, एनिमल, ये इतना क्लासिफिकेशन से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियंस। इसमें से, हाँ फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। ये ऑर्गेनिजम्स ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, से किसी भी फील्ड में हो आप। ये ऑर्गेनिजम्स का रोल क्या है एग्रीकल्चर फील्ड से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो इसको हमको, उसके लिए कौन कौन से पैथोजन रिस्पॉन्सिबल, जनरली डिजीज़ से आता है कि कौन से पैथोजन डिजीज़ कॉज करते हैं, किस प्रकार की प्लांट डिजीज़ होती है, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म से। ह्यूमन डिजीज़ के बारे में भी डिस्कस किया गया है यहाँ पे। और इसमें, और ये जो इंडेंजर्ड, और इसमें जो एफ है, एफ में जो फ्रेंड्स, एफ भी एक जो IUCN की जो रेड डाटा बुक है, उसमें से कुछ जो स्पीसीज होती हैं फ्रेंड्स, जो कि इंडेंजर्ड, जैसे कि रेयर, इंडेंजर्ड, ये रेयर का मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, इसके बारे में एक क्वेश्चन है। इनके एनिमल्स के बारे में जितने भी, या बर्ड के बारे में पूछ ले, या मैमल्स के बारे में पूछ ले कि कौन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है, उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सा उसका नाम पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर आपको देखना है फ्रेंड्स, तो आप मुझे नेट स्टडी 8 मेरे इंस्टाग्राम ID को आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप मेरे खुद की हाथ की लिखी हुई नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्टडी मटेरियल को अपने पास आप रख सकते हैं। इसमें कोई आपको कहीं भी इधर उधर और भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 2019 की बुक IUCN ने जो डाटा बुक को जारी किया था, वो मैंने उसकी नोट्स बना ली थी फ्रेंड्स। और अब देखते हैं कि इसमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। इकोलॉजी से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं स्क्रॉल कर लूँ। ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजिकल क्वेश्चन में से मैं वहाँ से बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ तो जनरल दिया गया है फ्रेंड्स इन्वायरमेंट के बारे में, वो तो आप एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, वो तो आप पढ़ेंगे ही। हैबिटेट एंड नीड्स से क्वेश्चन आया था, पिछली बार भी नीड्स से क्वेश्चन आया था कि कोई जब नई स्पीसीज होती है किसी दूसरी जगह पे अपने आप को खुद को एडजस्ट कर लेती है, अडाप्ट करके वहाँ पे अपने खुद की पॉपुलेशन तैयार कर लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे नीड्स कहते हैं। तो यही क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ये जो बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन इकोलॉजी है फ्रेंड, मेन जनरली क्वेश्चन आना ही आना है के सिलेक्शन और आर सिलेक्शन से। एक क्वेश्चन कंपलसरी, 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी है फ्रेंड्स। अगर आप मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट मिल जाएगी फ्रेंड्स, कंप्लीट इन सब की। इसलिए मैं आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ द मेटा पॉपुलेशंस एंड डिम्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी में सिर्फ यही सेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। के सिलेक्शन और आर सिलेक्शन आपको इधर उधर कहीं भी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स।
और अब देख लेते हैं स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। स्पेसिफिक इंटरेक्शंस में मेन कंपटीशन के कुछ कई सारे मॉडल दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आप कितना क्या क्या एडजस्ट करेंगे। कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ये लोटका वोल्टेरा मॉडल जो था फ्रेंड्स, उसके बारे में। इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, ये लोटका वोल्टेरा मॉडल है फ्रेंड्स। लोटका वोल्टेरा मॉडल से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिंपली वे में आते हैं। CSIR का पैटर्न तो टच करता नहीं है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना फ्रेंड्स। जहाँ पे आपको क्वेश्चन आए इकोलॉजिकल सक्सेशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। सक्सेशन हमेशा CSIR काफ़ी फेवरेट रहा है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमेशा उसकी मैकेनिज्म्स, चेंज और सक्सेशन कॉन्सेप्ट एंड क्लाइमैक्स, वो सीरल स्टेज, क्लाइमैक्स स्टेज, पायोनियर स्टेज से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी घुमाने के लिए देता है कि पायोनियर स्टेज, कभी कभी कौन सी स्टेज को कहते हैं पायोनियर स्टेज, या दूसरे नंबर पे पायोनियर स्टेज आती है, तीसरे नंबर पे पायोनियर स्टेज आती है। इनकी स्टेज के बारे में क्वेश्चन आता है। तो जैसे पहली पायोनियर स्टेज हो गया, सीरियल स्टेज हो गया, फिर क्लाइमैक्स स्टेज हो गया। तो सीरियल स्टेज जो होती है फ्रेंड्स, बीच में कितनी भी प्रकार की चेंजेस आए, कोई एक दूसरे की कोई भी स्पीशीज रिप्लेस करती रहे, तो वो सीरियल स्टेज कहलाएगी। और अंततः में जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगी वो क्लाइमैक्स स्टेज कहलाएगी। इसी में से क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। इस आगे मैं सब डिस्कस करूँगा। आप इसके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें सारे डिस्कस करूँगा आपको फ्रेंड्स। और मेरे खुद की नोट्स से आपको इतना इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। और आप मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। इकोसिस्टम और इकोलॉजी, इकोसिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इकोसिस्टम से भी, बट उतना ज़्यादा कभी कभी सिंपल वे में आता है कि बेल शेप्ड का किस प्रकार का ग्रोथ होता है। फंक्शन एनर्जी फ्लो किस प्रकार का, इसमें CNP प्राइमरी प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन, स्ट्रक्चरल फंक्शंस एंड फंक्शन ऑफ द सम इंडियन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल। थोड़ा सा उतना भी ज़्यादा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, 1-2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी। बायोजियोग्राफी भी उतना ज़्यादा स्टडी करने में दिक्कत होगी। अप्लाइड इकोलॉजी, ये भी हमारे हिसाब से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा फ्रेंड्स। और आपका जो प्लस पॉइंट जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा वो होगा आपका कंजर्वेशन बायोलॉजी। जो कंजर्वेशन बायोलॉजी है, आपको ये ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे देगा। इसको आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। अब एवोल्यूशन इसमें आता है फ्रेंड्स, इवोल्यूशंस एंड बिहेवियर। एवोल्यूशन एंड बिहेवियर से उतना ज़्यादा भी आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये था आज का सिलेबस। और इसमें देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, थोड़ा सा फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह से क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें ज़्यादा उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको हमारे ख्याल से। और जीन पूल, हार्डी विनबर्ग, ये थोड़ा सा पॉपुलेशन, लेकिन इसमें हार्डी विनबर्ग जो फ्रेंड्स, हार्डी विनबर्ग ला है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर इसकी बात करें तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी का ही क्वेश्चन है, हार्डी विनबर्ग ला, लेकिन इसको इधर अलग से दे दिया गया, मैकेनिज्म्स में दे दिया गया है। और ये थोड़ा सा जेनेटिक ड्रिफ्ट, इन दोनों में से इस टॉपिक पर सिर्फ इन दोनों को पढ़ना ज़रूरी है। इनके अलावा इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसी में 2 से क्वेश्चन आएंगे। हार्डी विनबर्ग ला जो है वो कुछ 5 सिचुएशन को फॉलो, 5 सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तभी वो हार्डी विनबर्ग जो ला है वही फॉलो होता है। उन सब की डिस्कस मैं फिर आगे करूँगा फ्रेंड्स। अब इसमें आता फ्रेंड ब्रेन बिहेवियर्स एंड एवोल्यूशन। इसमें भी उतना ज़्यादा किन सेलेक्शन जैसे है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें इनके थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप है, जैसे किन सेलेक्शन को जिसे हम हैमिल्टन्स रूल्स भी कहते हैं, उसी में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतना एग्जैक्ट वे में नहीं कह सकते। ये सब क्वेश्चन जो है वो CSIR के फेवरेट रहे हैं। तो अगर कुछ डीपली रूल्स फॉलो करता है MP सेट भी,
तो इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी है फ्रेंड्स। अगर सिलेबस में दिया गया है तो आना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर इतनी संभावना नहीं बनती है उसकी, इनसे सब क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं कि अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी फ्रेंड्स थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्टडी करनी पड़ती है फ्रेंड्स। अप्लाइड बायोलॉजी में बायोसेंसर के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। बायोरिमीडिएशन से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसमें से थोड़ा सा आप इसे स्टडी कर सकते हैं। और इसमें से जो आपको ठीक लगे, वो आप जो इसकी स्टडी आपने पहले कुछ कर रखी है, वो आपको इजी वे में समझ में आ जाए, वो आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें वैक्सीन का प्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन वैक्सीन से आना मतलब आना कंपलसरी है। वैक्सीन से क्वेश्चन ज़रूर आता है कि किस प्रकार की वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव वायरस वैक्सीन है, बस इतना सिंपल सा आएगा। और इसमें आता है कि मेथड्स इन बायोलॉजी। अब मेथड्स कुछ जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है फ्रेंड्स, वही चीज़ें मेथड में भी आएंगी। जैसे कि अब आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, आरएनए और डीएनए का जो आइसोलेशन है, प्यूरिफिकेशन है, तो वो अगर आप लोगों ने पीजी लेवल में अच्छी तरीके से करा है तो आपने बेशक ये सब चीज़ें आपने उनका आइसोलेशन किया होगा अपने मास्टर्स डिग्री में। और इसके बाद इसमें आता है एनालिसिस। सेकंड टॉपिक की बात करें तो इसमें आता है एनालिसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन्स बाय 1 and 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आप लोगों ने ज़रूर पढ़ रखी होगी। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, तीसरा है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एंड डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट, बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक सिस्टम। थोड़ा सा इनके बीच में आप प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में जेनेटिक मटेरियल को लेकर डिस्कस करना है फ्रेंड्स। और इसमें से अब इसमें अगला देखते हैं कि एक्सप्रेशंस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूजिंग बैक्टीरियल, एनिमल्स एंड प्लांट वेक्टर। थोड़ा वेक्टर के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इजी वे में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, जेनेटिक एंड cDNA लाइब्रेरीज, ये तीसरा जो cDNA से क्वेश्चन आते हैं। cDNA में किस प्रकार का एंजाइम यूज होता है और किससे बनता है cDNA, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से भी एक क्वेश्चन आते हैं कि इनमें कौन कौन सी प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और आगे देखते हैं कि नॉकआउट जीन के बारे में कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, ये हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और अब इसमें आता है फ्रेंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड। प्रोटीन के सीक्वेंसिंग के लिए कौन कौन सी मेथड यूज की जाती है? जनरली 3 मेथड यूज की जाती हैं फ्रेंड्स। एक आपको जैसे कि आपकी सेंगर मेथड हो गई, एम्बेडन मेथड हो गई, और एक डेनेबो ESIMS/MS प्रोटीन सीक्वेंसिंग में इस्तेमाल की जाती है फ्रेंड्स। तीन मेथड इस्तेमाल की जाती हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो क्वेश्चन में आता है। लेकिन अगर आपको लगे कि डेनेबो पाथवे है, अगर डेनेबो पाथवे से तो डीएनए की सिंथेसिस होती है, लेकिन नहीं, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस होते हैं। फिर अब अगले टॉपिक की डिस्कस करते हैं आप डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी एंड जीनोम सीक्वेंसिंग। तो डीएनए के सीक्वेंसिंग के लिए भी सेंगर मेथड ही इस्तेमाल की जाती है। और मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ द जीन expressions and RNA and protein level large scale expressions such as micro array based technique। एक आध क्वेश्चन इसमें से माइक्रो अरे बेस्ड क्वेश्चन से आ सकते हैं, बट उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अगर इसमें मॉलिक्यूलर जो मार्कर हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर से एक क्वेश्चन आना ही आना कंपलसरी, 110% क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आप इसके बारे में अगर आपने स्टडी नहीं कर रखी है तो आप मेरे इंस्टा आईडी में आप
मुझे फॉलो करके आप देख सकते हैं और वहाँ से आप कंप्लीट नोट्स जितने भी मॉलिक्यूलर मार्कर हैं उनकी आप कंप्लीट नोट जस्ट 1 पेज में आप पा सकते हैं। और इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ अगर देखें तो उसकी इम्यूनोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं फ्रेंड, जैसे कि हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स हैं। एलाइजा से भी एक आध दो क्वेश्चन आते हैं, रिया से भी एक आध दो क्वेश्चन आते हैं। फिश जो है टेक्निक है फ्रेंड्स, फिश से भी क्वेश्चन आते हैं। फिश और गिस, वेस्टर्न ब्लॉट और ये सब चीज़ें आप लोगों ने तो पढ़ी ही रखी होगी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे क्या मॉलिक्यूलर यूजिंग। थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंड्स रेडिएशन से संबंधित कुछ यूवी विजुअल फ्लोरेसेंस, इनको आपको जनरली वे में पढ़ लेना है। एनएमआर से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको देख लेना है। और इसके अलावा स्टैटिक्स फ्रेंड्स, स्टैटिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। जैसे आपकी मैथ हो, ये आपका स्टैटिक्स में अगर ज़्यादा स्टडी करना अच्छा लगता हो तो आप पढ़ सकते हैं, वरना इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं। पूरी स्टैटिक्स से आपसे 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन से आप क्या कर पाते हैं क्या नहीं, तो हमारे ख्याल से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे उसमें ऑलरेडी मैंने नोट्स अपनी दे रखी है, जिनको स्टडी करना है तो उसमें से स्टडी कर सकते हैं आप। रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं फ्रेंड्स, आपको ये मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ टेक्निक्स पढ़ें। अगर एक तरफ से आप पढ़ते जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे पढ़ने में। और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा पेट एमआरआई, एफएमआरआई, फंक्शनल एमआरआई से क्वेश्चन अब आते हैं फ्रेंड्स। ये जो एफएमआरआई है, फंक्शनल एमआरआई से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एमआरआई का भी एडवांस है फंक्शनल एमआरआई। और जो कैट, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं फ्रेंड्स, इसमें से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। नई नई डिस्कवरी और नई नई इन्वेंशन से जो भी टेक्निक्स हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं। ईसीजी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। उसका जो वेव बनता है, वेव कैसे प्रकार का डीपोलराइजेशन है, पोलराइजेशन का शो करता है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसमें मेथड्स ऑफ द फील्ड बायोलॉजी, अगर आपको आप देख सकते हैं इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपका नहीं। लेकिन जो मेन टारगेट रखना फ्रेंड्स, वो टारगेट वाले पॉइंट्स को मैंने आपको बताया कि जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, उन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका सिलेबस, लाइफ साइंस पेपर सेकंड का पार्ट सेकंड वीडियो। पार्ट सेकंड फ्रेंड्स, ये मत सोचिएगा कि लाइफ साइंस का जो पेपर सेकंड है उसमें 2 पार्ट होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये पार्ट एक ही होता है। हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे बेशक क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आपको सारे सलूशन देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसमें से फ्रेंड्स बहुत सारी टॉपिक की नोट्स मैंने अपने इंस्टा आईडी में ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है। तो अगर आपके एग्ज़ाम के अगर आपको इम्पोर्टेंस हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले नए वीडियो आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।